पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में जितनी भी खास हलचलें हो रही होती हैं, जितनी भी खास जानकारियां होती हैं इस क्षेत्र से जुड़ी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, मिट्टी को प्रकृति का खजाना कहा जाता है, और हो भी क्यों ना, इसी मिट्टी से तो फसल रूपी सोना हमें मिलता है। जी हाँ, इस मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम समय समय पर इसकी सेहत की जांच करवाते रहें। किसी पोषक तत्व की यदि कमी है तो उसकी पूर्ति करते रहें। तो किस तरह से आप अपनी मिट्टी की सेहत का रख सकते हैं ख्याल, आइए आपको बताते हैं। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें से अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाए तो समझ लीजिए मिट्टी बीमार है। जांच के बाद पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है और किसकी नहीं। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह का पोषण चाहिए। जांच के बाद हमारे वैज्ञानिक उस फसल के हिसाब से पोषण की सलाह देते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में डालना है। इसका मतलब हुआ कि मिट्टी की जांच उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकती है और कम लागत में ज्यादा पैदावार दिलाती है। जिस तरह इंसानों में अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए खून की जांच की जाती है, उसी तरह मिट्टी की बीमारियों का पता लगाने के लिए उसकी जांच होती है। इस प्रयोगशाला में मिट्टी के पीएच, विद्युत चालकता, जैव कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वगैरह की जांच की जाती है। खरीफ फसलों के लिए अप्रैल मई में और रबी फसलों के लिए अगस्त सितंबर में नमूना लिया जाता है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। इस किसान को जांच के लिए नमूना लेने का अनुभव है। इन्होंने सबसे पहले घास को हटा दिया है ताकि साफ सुथरी मिट्टी मिल सके। इनके पास एक बर्मा है, इसकी मदद से ये 15 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी निकाल लेंगे। लेकिन सिर्फ एक जगह से ही नमूना लेना काफी नहीं है। सटीक परिणाम के लिए 10-12 जगह से नमूना लेना होगा। जिन किसानों के पास बर्मा नहीं है वो कुदाली से भी काम ले सकते हैं। कुदाली से अंग्रेजी के वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा और फिर एक किनारे से ऊपर से नीचे की तरफ 2-3 सेंटीमीटर की परत निकालनी होगी। इस किसान ने हर नमूने को साफ कागज पर रखा है ताकि मिट्टी में कोई बाहरी गंदगी ना आ सके। अब इन्होंने सभी नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिला दिया है और मिलाई हुई मिट्टी को साफ सतह पर समतल बिछा दिया है। उंगली से इसके 4 बराबर भाग किए हैं। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को निकालकर अलग कर लिया गया है और बाकी मिट्टी को फिर 4 भागों में बांट लिया है। आमने सामने वाले 2 हिस्सों को फिर से हटा दिया गया। ऐसा तब तक करेंगे जब तक नमूने का वजन आधा किलो न रह जाए। आधा किलो नमूने को साफ कपड़े या पॉलिथीन रख दिया जाएगा और इसके साथ एक पर्ची भी। पर्ची पर किसान का नाम, पता, प्लॉट नंबर या कोई और तरीका जो खेत की पहचान कराता हो लिख दिया गया है। इसी तरह मिट्टी की किस्में दर्ज करेंगे। मिट्टी बारानी है या सिंचाई सुविधा वाली, ये भी लिखा जाएगा और सिंचाई का साधन भी बताना होगा। इसके अलावा जल निकासी की जानकारी, बोई हुई फसल का नाम, आगे बोई जाने वाली फसल का नाम और जैविक खाद जो डाला गया हो वो भी लिख देंगे।
खेत में अगर कोई समस्या है तो वो भी लिख दिया जाएगा, जैसे कम पैदावार वगैरह। सबसे नीचे नमूना लेने की तारीख और किसान के हस्ताक्षर होंगे। इस पर्ची की 3 प्रतियां होंगी। पहली नमूने वाली थैली मक्के अंदर रखी जाएगी, दूसरी बाहर बांधी जाएगी और तीसरी को किसान अपने पास रख लेंगे। 3 दिन के अंदर अंदर इसे प्रयोगशाला भेजना होगा, वरना जांच सही नहीं होगी। याद रहे, नाली की जमीन, पेड़ के पास की जमीन या खाद के ढेर से नमूना नहीं लेना है। हरी खाद, कंपोस्ट या रासायनिक खाद डालने के तुरंत बाद भी नमूना लेना सही नहीं है। इस तरह खेत के गीला होने पर भी नमूना नहीं ले सकते। खाद के बारे में नमूना बिल्कुल ना भरे और मेड़ों से करीब 2 मीटर दूरी तक भी नमूना ना ले। वैसे तो बाजार में मिट्टी परीक्षण किट भी मौजूद है। किसान चाहे तो खुद भी मिट्टी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इससे सीमित जानकारी ही मिल पाती है। सही जानकारी प्रयोगशाला से ही मिलेगी। जांच के दौरान अगर मिट्टी में जैव कार्बन 0.5 से कम हो तो मिट्टी निम्न वर्ग की होगी। 0.5 से 0.75 हो तो मध्यम वर्ग की और 0.75 से ऊपर हो तो उच्च वर्ग की होगी। नाइट्रोजन की मात्रा 280 से कम होने पर निम्न वर्ग, 280 से 560 होने पर मध्यम वर्ग और 560 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग में आएगी। फास्फोरस 23 से कम हो तो निम्न, 23 से 56 होने पर मध्यम और 56 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की होगी। पोटेशियम की मात्रा 130 से कम हो तो निम्न, 130 से 335 हो तो मध्यम वर्ग और 335 से ऊपर होने पर उच्च वर्ग की कहलाएगी। अब किसान इसी के आधार पर खाद दे सकते हैं। बहुत कम जैव कार्बन वाले खेत में प्रति हेक्टेयर 15 से 16 क्विंटल कंपोस्ट डालना है। कम जैव कार्बन वाले खेत में 14 क्विंटल, मध्यम में 10 क्विंटल और उच्च में 5 क्विंटल खाद डालनी होगी। अति उच्च जैव कार्बन वाले खेत में जैविक खाद की जरूरत नहीं होती। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा।
यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बारी है हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप देखने की। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे हरियाणा क्षेत्र में। यहाँ पर रहते हैं जैविक खेती कर रहे हमारे सफल किसान। नाम है इनका अमरीक सिंह। अब इन्हें किसका मार्गदर्शन मिला जिससे इन्होंने जैविक खेती को अपनाया? आइए इन्हीं से जानते हैं। हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा गांव है हजवाना। लोगों की आवाजाही और जीवन से भरपूर है हजवाना गांव। यहाँ के लोगों का खेती बाड़ी से एक खास लगाव है। लगभग 5000 की जनसंख्या वाले इस गांव में अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ की माटी ने फसलों के साथ साथ अनेक नायकों को जोड़ा है। इन्हीं में से एक नायक है अमरीक सिंह। इन्होंने अपनी पढ़ाई MA तक की है, जिसके बाद इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक सफलता न मिल पाने के कारण इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अमरीक सिंह ने जमीन और किसानों की जरूरतों को देखते हुए खेती में कई अच्छे बदलाव किए हैं। इनके द्वारा खेती में लाए बदलावों ने किसानों के जीवन में बहुत बड़ी राहत दी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अमरीक सिंह धान की खेती करते हैं। शुरुआत में वे 10 एकड़ जमीन पर धान की बिजाई करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और सफलता मिलती गई, इन्होंने ज्यादा बड़े जमीन पर धान की खेती करना शुरू किया। वर्ष 2010 में इन्होंने धान की बिजाई हैप्पी सीडर से करनी शुरू कर दी। शुरुआत में इन्हें परंपरागत खेती से फायदा नहीं हुआ। वर्ष 2008 में अमरीक कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आए। KVK के वैज्ञानिकों ने इन्हें मिट्टी जांच कराने की सलाह दी। वैज्ञानिकों की सलाह पर अमरीक ने अपनी पूरी खेत की मिट्टी की जांच कराई और जांच के बाद जो भी कमी मिट्टी में उपस्थित पाई, उनमें सुधार करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और तब से इन्होंने सफलता ही हासिल की है। अपनी सफलता के पीछे अमरीक KVK के वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय देते हैं। अमरीक सिंह ने बहुत से कामों का प्रशिक्षण लिया। डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, कृषि संरक्षण के कामों पर विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर अमरीक सिंह का खेती के प्रति नजरिया बदल गया। अपने खेतों को विविधतापूर्ण बनाने के लिए अमरीक सिंह ने मक्का, कपास, गन्ना और बागवानी शुरू की। इन्होंने बगैर जुताई के गेहूं बोया। इससे उनका समय बचा, खर्च कम हुआ और उनकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित रह सकीं। KVK से जुड़कर अमरीक सिंह ने संरक्षित खेती के विषय में जाना और अपने खेत में संरक्षित खेती को अपनाया और खेती कर लाभान्वित हुए। वर्ष 2012 में इन्होंने बायो फर्टिलाइजर तैयार कर जैविक तरीके से अपने खेत में सब्जियों और फलों की खेती करनी शुरू की। वर्तमान में वे लगभग 12 से 13 एकड़ भूमि में जैविक विधि द्वारा हर प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। अमरीक सिंह ने फसलों में ड्रिप सिंचाई और धान की सीधी बिजाई जैसी नई तकनीकों को अपनाकर खेती में सफलता हासिल तो की, साथ ही इन्हें व्यावसायिक फायदा भी हुआ। कृषि विज्ञान केंद्र ने अमरीक सिंह को खेती में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्हीं रास्तों पर चलते हुए अमरीक सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आयोजित अनेक मेलों में पुरस्कृत किया गया। कृषि में विविधता के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो ये था हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको जानकारी दें, कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। एक ऐसा कार्ड जो आपको आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। जी हां, बहुत ही कम ब्याज दरों पर आपको ऋण की सुविधा मिल जाती है। तो किस तरह से आप बनवा सकते हैं अपना केसीसी, आइए आपको बताएं। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है। किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। जल की महत्ता हम सभी जानते हैं और जब बात हो खेती बाड़ी की तो इसमें तो जल की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक व्यवस्थित तरीके से इसका उपयोग करें, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। अब इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, आइए आपको बताएं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत
जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को करना होगा आपको स्कैन, आप सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप साथ ही हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।